चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे कि पिछले इसमें बताया था लेक्चर में मैंने, रोलिंग मोशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, है ना। 2 बार से वो लगातार डिलीटेड पार्ट में आया है और प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी वो अगले इसके अंदर भी आपको शायद डिलीटेड हो जाए सिलेबस में। अगर इन केस, अभी थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा मैं करा दे रहा हूँ अच्छे से, इन केस अगर वो डिलीट नहीं होता है तो उसके न्यूमेरिकल्स अपन आगे जाके कवर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंस में सिर्फ कहा जाएगा, थोड़ा सा स्टेट बोर्ड के लिए कहा जा सकता है इंपॉर्टेंस में। जेई के अंदर हो सकता है कि डिलीट ना हो, तो इसीलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिए। छोटा सा पार्ट अपना बचा है। फिर आखिरकार लास्ट लेक्चर में मैंने रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था रोलिंग मोशन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी रोल होते हुए जाती है तो उसका लोअर मोस्ट पॉइंट जो होता है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है, अपर मोस्ट पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है और मिड पॉइंट की वेलोसिटी रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है। फिर साथ ही साथ अपन ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी देखे अपन ने, है ना, हाफ ऑफ mv² 1 + k² अपॉन r², जिसका फॉर्मूला आता है। ये एक बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। फिर अपन ने अलग अलग बॉडीज़ के k² अपॉन r² की वैल्यूज़ देखे अपन ने। अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करें तो रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए k² अपॉन r² 1, डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। मेरा कहना है कि आप ये वैल्यू याद रखो, इससे बहुत कुछ आप कैलकुलेट कर लोगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग को आगे जाना है अगले टॉपिक पे, वो है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी और बॉडी का रोल होना किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो देखो भैया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर एक बॉडी है, कोई तो भी एक पर्टिकुलर बॉडी है जो रोल होते हुए नीचे आएगी। अब जब रोल होते हुए नीचे आ जाएगी, कभी ना कभी यहाँ पर पहुँचेगी, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। मान लो डिस्टेंस s ट्रैवल करने वाली है और कितनी हाइट से वो नीचे आएगी, मान लो वो हाइट h तक के नीचे आएगी और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, थीटा होगा। मान के चलो कि इस बॉडी का जो मास है वो कितना है आपका, बड़ा स्मॉल है। बेसिकली यहाँ पर अक्सर 3 सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 2 ही है। एक है वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी, जब मतलब रोल होते हुए बॉडी नीचे आएगी तो उसकी नीचे जब ज़मीन पे पहुँचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो पता लगाना। और दूसरा पूछता है अक्सर वो आपसे एक्सेलरेशन, कि जब बॉडी नीचे रोल होते हुए आएगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये दूसरा सवाल होता है ना। और तीसरा, ऊपर से नीचे आने तक के लिए टाइम कितना लगेगा। तो चलो एक एक करके तीनों बातों को डिकोड करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में लेने वाला हूँ, है ना। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा और वो कैसा लिखना है बोर्ड आप नोट्स जो है बोर्ड की उसमें दिया हुआ है। मैंने रोटेशनल डायनामिक्स जो नोट्स डाला ग्रुप पे बाद में भी डाला है ना, तो उसमें आप देख लेना, अच्छे से हो जाएगा। चलो इस पोजीशन को नाम देते हैं A, इस पोजीशन को नाम देते हैं B। इमेजिन करो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी थी जिसको मैंने इस पोजीशन पे रख कर छोड़ दिया, मैंने पुश किया नहीं, छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। फिर ये बॉडी रोल होते आएगी दर 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 नीचे तक, है ना, और कहीं ना कहीं इसके पास वेलोसिटी V रहेगी। हमको मालूम है जब ये पोजीशन A पे था तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना, ऊंचाई पे होने की वजह से। और जब वो रोल होते हुए नीचे आया, हाइट 0 की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं अगर कहूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं mgh इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, नहीं, हाफ ऑफ I ω², नहीं रे, हाफ ऑफ mv² 1 + k² अपॉन r²। रोल हुआ ना, ये सिर्फ रोटेट थोड़ी हुआ। हाफ ऑफ mv² 1 + k² अपॉन r²। भाई समझा क्या खेल क्या हुआ यहाँ पे, हाँ, कि यहाँ पर आप जब ये रोल होते हुए नीचे आया होगा तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा था, रोलिंग मोशन। तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी कौन सी होगी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, जिसमें दोनों आते हैं, ट्रांसलेशनल भी आता है और रोटेशनल भी आता है ना। अगर जगह पे रोटेट हो रहा होता तो मैं हाफ ऑफ I ω² लिखता। अगर बिना रोल हुए स्लिप होते हुए आया होता, स्लिप, तो हाफ ऑफ mv² होता। मगर ये रोल होते हुए नीचे आया तो हाफ ऑफ mv² 1 + k² अपॉन r²।
अब जाहिर बात है, देखो m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आई, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बस ये इतना सा है, ये हमारा पहला जवाब आ गया, पहली इक्वेशन आ गई कि वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी है ना ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब तुमने अगर नोटिस किए होंगे, वेलोसिटी जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम, और जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। ज़रा टेबल में जाओ तो, ज़रा टेबल बोले तो अपन कल जो टेबल आखिरी में लिखाया था, ज़रा देखो मुझे बताओ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉलिड स्फीयर की, परसेंटेज में दिया होगा है ना, या फिर वो फ्रैक्शन में जो भी, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या होगी, सॉलिड स्फीयर, नहीं कम होगी सबसे कम। हाँ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम किसकी है, सॉलिड स्फीयर की, तो सबसे कम उसकी सॉलिड स्फीयर की है। इसीलिए जब कोई सॉलिड स्फीयर रोल होते हुए नीचे आएगा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी जब नीचे पहुंचेगा तो। अच्छा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए, रिंग की है, 1 है ना उसकी वैल्यू, तो भैया उसी वजह से रिंग की वैल्यू सबसे कम रहेगी वेलोसिटी। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। तो ये तो था वेलोसिटी का इक्वेशन, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, यहाँ की एनर्जी के साथ इक्वेट करना था, यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ इसके पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, इक्वेट किए, mm कैंसिल किए, वी स्क्वायर को छोड़कर सबको उधर भेजे, है ना, आपका आंसर आ गया। अब अगला टारगेट है मेरा एक्सेलरेशन निकालना। वो कैसे निकालूंगा, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा। तो वी स्क्वायर 0 प्लस एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन निकालना है ना मेरे को, तो इनटू एस करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एस, वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एस। अच्छा, वी स्क्वायर कितना भैया, GH है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन ट्वाइस एस मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, हाँ यहाँ आगे 2 भूल गया था ना, तो भैया ये 2GH 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 2 कटा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस इज इक्वल्स इनटू GH 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक काम करो फिर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हाँ एक काम करो, साइन थीटा का फॉर्मूला लो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच अपॉन एस। तो तुमको नहीं लगता कि मैं एच के जगह एस इंटू साइन थीटा लिख सकता, अगर साइन थीटा एच अपॉन एस है तो एच की जगह एस इंटू साइन थीटा लिख सकता, तो ये एच की वैल्यू में मैं ये डाल देता हूँ वैल्यू, देखो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अपॉन एस जी एस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एस और एस कैंसल, तो फिर अब देखो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में आपको, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, अब बचा आखिरी वाला टाइम, v इक्वल्स टू u प्लस AT, v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो मैं लिखूंगा यार v इज इक्वल्स टू मैं AT लिख सकता हूं फिर, क्योंकि u की तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो t इज इक्वल्स टू v बाय u, सॉरी v बाय a। v कितना है आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्सप्रेशन कितना बेटा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आता का है
देखो अब इसको सॉल्व करो तुम। ऊपर तो सिर्फ अकेला √2 है, तो √2 जैसे कि वैसे ही रहेगा। ऊपर √g है, नीचे सिर्फ g है, तो मुझे बताओ √x/x कितना होता है? 1/√x होता है ना। तो √g/g क्या हो जाएगा? नीचे √g आ जाएगा, तो √2 जैसे के वैसे, नीचे आ गया √g, √h जैसे के वैसे, sin थीटा भी जैसे के वैसे, उसको कुछ है नहीं ना, उसको कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। अब बचा 1 + k² है ना। अब देखो 1 + k² देखो ये 1 + k² डिनोमिनेटर में है, ये भी 1 + k² डिनोमिनेटर में, मगर यहां पर ये रूट में है और ये बिना रूट के। अगर कोई ऐसा आता है 1/√x/1/x 1/√x/1/x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x/√x, जिसको फाइनली क्या लिख सकता हूं मैं? √x। 1/√x/1/x, x/√x जो कि होगा फाइनली √x। तो √1 + k² अपॉन 1/g sin θ अपॉन 1 + k² तो फिर क्या होगा? ये रूट में न्यूमरेटर में आएगा। तो इसी वजह से मैं यहां लिखूंगा कि भाई अब जो फाइनल वैल्यू रहेगी √1 + k² इधर रहेगी। अब चीज़ों को साथ में जोड़ो, चीज़ों को साथ में असेंबल करो और अब देखो क्या आएगा। तो फिर तो भाई देखो, ये अकेला sin θ बोलेगा भैया मैं रूट में नहीं आता, मैं तो अलग रहूंगा। sin θ क्या बोलेगा? मैं तो रूट पे नहीं आता, है ना, मैं अलग रहूंगा, मैं तुम्हारी खानदान का नहीं हूं। बाकी सब रूट वाले एक साथ आ जाएंगे। तो भाई अंडर रूट में एक बड़ा सा लेंगे हम लोग, 2h/g, ये भी रूट में, और 1 + k² बस ये मेरा टाइम का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अगेन ये बात पता चलती है कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k² को, यानी कि जिसका k² सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। सबसे ज्यादा k² किसका है? रिंग का, तो वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा नीचे आने को। और जिसका k² सबसे कम, सॉलिड स्फीयर, वो सबसे जल्दी आएगा, है ना। तो अक्सर ऐसे सवालात पूछे जाते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में वेलोसिटीज़ बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेलरेशंस बताओ, टाइम बताओ, पहले कौन पहुंचेगा बाद में कौन पहुंचेगा, चारों को एक साथ छोड़े तो, चार चीज़ों को। तो ये ऐसे सवालात इस पर डिपेंड करते हैं। बोर्ड के हिसाब से मैं साफ साफ बता दूं आपको बेटा, सिर्फ ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। टाइम नहीं है बोर्ड के अंदर, टाइम वाला पार्ट नहीं है। समझ में आया? ये सिर्फ नीट के लिए था, बट क्योंकि 2 साल से लगातार डिलीटेड है, अब एक्सपेक्टेड है कि अगले साल भी डिलीट होगा, है ना, तो चांसेस है कि ये नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से सिर्फ बोर्ड के, और शायद है जेई में भी शायद आया तो आया, उसके हिसाब से वो कर लो आप, क्योंकि जेई वाले जनरली ज़्यादातर चीज़ें डिलीट करते नहीं, वो जो सारी चीज़ें उसको इंक्लूड करते हैं, है ना। और दूसरी एक बात बता दूं मैं, एक और चीज़, रोलिंग मोशन भले ही इसमें से डिलीट हुआ होगा, मगर जो पार्ट फ्रिक्शन से रिलेटेड है, जो पार्ट फ्रिक्शन से रिलेटेड है, फिर वो रोलिंग मोशन में डिलीट नहीं हुआ है। तो माइन्यूट कॉन्सेप्ट जो है रोलिंग मोशन के, वो मालूम होना हमें ज़रूरी है। तो उसको पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं करना है। जो थ्योरी का जो पार्ट मैंने आपको कराया है, कम से कम उतना करना है आपको। आप चाहे तो अभी फ़िलहाल मॉड्यूल में रोलिंग मोशन के पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, उसको अभी का मत करो, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने अभी उसकी खुद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं कराया है ना, क्योंकि हम अब कल जो है बढ़ेंगे आगे ग्रेविटेशन पे।